चल ध्यान दिया जाए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग कुछ पॉइंट पढ़े थे, अब हम लोग आगे बढ़े यहां से देखा जाए। अगला यहां से हम लोग आया है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। नहीं, तो ये बात सब लोग जानते हैं, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है ये बात सब लोग जानते हैं। नहीं, अगर देखें हम लोग तो वाटर का डेंसिटी कितना लिखा हुआ है और डेंसिटी ऑफ आइस कितना लिखा हुआ है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देख रहे हो, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, ज्यादा है, और डेंसिटी ऑफ आइस क्या है, कम है। नहीं, तो जिसका भी डेंसिटी कम होगा, नहीं, जिसका भी डेंसिटी पानी से कम होगा वो पानी के ऊपर तैरेगा। नहीं, तो आइस का डेंसिटी पानी से क्या होता है, कम होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नहीं, यहां से अगर देखें हम लोग तो अगर हम लोगों से यहां पूछा गया कि आइस जो है वो पानी पर यानी बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है, तो इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी, इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बर्फ का यानी आइस का घनत्व, आइस का घनत्व जल के घनत्व से, जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखना है। इसलिए आइस जो है, आइस जल पर तैरता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। देखा तो अगर देखा जाए तो आइस हम लोग का क्या है, सॉलिड, यानी बर्फ जो है वो ठोस है, और जो जल की हम बात कर रहे हैं तो जल आपका क्या है, लिक्विड है। ध्यान रखना है। अगर जनरल कंडीशन में देखा जाए, जनरली सामान्यतः अगर देखा जाए, सामान्यतः अगर देखें तो सामान्यतः ऐसा कंडीशन होता है, क्या होता है कि जो सॉलिड का डेंसिटी होता है, डी मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, ऐसा हम लोग को लिखा जाता है। नहीं, लेकिन बट इन केस ऑफ आइस, इन केस ऑफ आइस क्या हो गया, उल्टा हो गया। नहीं, इन केस ऑफ आइस डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस हो गया और डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग को यह ध्यान रखना होगा कि आइस का जो डेंसिटी है, बड़ी हॉर्न मार रहा है जी, देखा जाए, हम लोगों को यहां से ये बताया गया कि आइस का जो डेंसिटी होता है यानी बर्फ का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बर्फ क्या है, सॉलिड, नहीं, और जल क्या है, लिक्विड है। नहीं, तो आइस का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ठोस जो होता है वो भारी होता है। नहीं, तो कोई भी ठोस का डेंसिटी अगर कम है, किसी भी ठोस का डेंसिटी अगर कम है तो इसका कारण एक ही हो सकता है, नहीं, इसका कारण एक ही हो सकता है कि उनका जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उनके जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उस स्ट्रक्चर में जरूर कुछ ना कुछ खोखलापन पाया जाएगा। उस स्ट्रक्चर में क्या पाया जाएगा, खोखलापन पाया जाएगा, तभी वो तैर सकता है। ध्यान रखना है। देख रहे थे हम लोग बोल रहे थे राम सेतु पुल का बोल रहे थे, तो राम सेतु पुल जो बना था, नहीं क्या कहते हैं, श्रीलंका जाने के लिए, नहीं, तो वो कैसे बना था, वहां पे पत्थर फेंका गया था, नहीं, और वो पत्थर जो था वो समुद्र पर तैरता था। नहीं, आप ध्यान से देखिएगा, हनुमान मंदिर में भी एक पत्थर लाके रखा गया है, पटना का हनुमान मंदिर जो है वहां पर सेम वैसा ही पत्थर लाके रखा गया है, ठीक है। तो उस पत्थर को ध्यान देखिएगा ना, तो पत्थर बहुत खोखला है वो, नहीं, उसमें बहुत ज्यादा छिद्र बना हुआ है, नहीं, और वो बना हुआ ऐसे गोल है लेकिन उसके अंदर में ना पूरा वो खोखला है, पूरा अच्छा से दिखाई देता है वो। आप कभी जाइएगा और पटना हनुमान मंदिर में तो जाकर वहां देखिएगा, बस में रहा है, वो पत्थर रखा हुआ है और पानी के ऊपर रखा हुआ है और वो पानी में तैर रहा है वो पत्थर, आप उसको छू सकते हैं, नहीं, ठीक है। अब उसको शीशा में पैक कर दिया, कुछ लोग लगे थे छूने, ऐसे लग के डुबाने, नहीं, हम लोग के आदत है ना लोगों का, नहीं, तो अब उसको क्या किया, पैक कर दिया है थोड़ा, लेकिन पानी के अंदर ही पैक किया है, नहीं, तो उसमें देखिएगा उसमें खोखलापन है। तो जब तक अगर कोई भी कण बहुत नजदीक होंगे
अगर कण बहुत नजदीक चले आए, उनमें खोखलापन नहीं रहे, नहीं तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर कण फैले हुए रहें, नहीं, या कोई कण ऐसे जुड़ जाए आपस में कि उनके जुड़ने से खोखलापन आ जाए उस सॉलिड में, तो वैसा सॉलिड क्या हो जाता है, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। नहीं, और डेंसिटी कम होगा तो वो हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो निश्चित रूप से पानी पर क्या होगा, तैरेगा। तो यही केस आइस के केस में भी होता है। ठीक है, आप जब बर्फ जमाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बर्फ जब आप जमाते हैं तो बर्फ कैसे जमाते हैं, पानी लिए, नहीं, और पानी को उठाए और फ्रिज में रख दिए, नहीं, और फ्रिज में रख कर हम लोग क्या किए, पूरा कूलिंग डाउन कर दिया, यानी पूरा कूल, यानी जल्दी बर्फ बन जाए। बस में आ रहा है कि जल्दी इसका बर्फ बन जाए। तो अगर किसी भी चीज को आप बहुत जल्दी ठंडा कीजिएगा, नहीं, तो जल के कण जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नहीं, तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कण एक दूसरे के नजदीक आते हैं। कण क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, आपस में सटेंगे, नहीं, तभी ना ठोस बनेगा जी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक दूसरे के नजदीक आने के लिए, एक दूसरे के कणों को एक दूसरे के नजदीक आने के लिए और उनके बीच में सही आकर्षण बल लगने के लिए जरूरी है कि उनको धीरे धीरे ठंडा किया जाए। क्या जरूरी है? उनको स्लोली ठंडा किया जाए, आराम से ठंडा किया जाए, ध्यान रखना है। ठीक है, और कभी कभी उनको ज्यादा ठंडा लगने लगे तो कभी कभी कूलिंग रोकना भी पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? फिर जब वो तैयार हो गए तो फिर उनको ठंडा कीजिए, तब धीरे धीरे कण अपने आप को अरेंज करते हैं। थोड़ा इधर गए ना, यहाँ से ठीक नहीं है, थोड़ा ऐसे घूमना पड़ेगा। बस में आ रहा है? तो वो अपने आप को अरेंज करके तब अगर चिपकेंगे। यानी अगर आप स्लोली कूलिंग कीजिएगा, नहीं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर अगर दीजिएगा, तब कण अच्छे तरीके से आपस में चिपकेंगे और उस केस में डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप क्या किए, पानी को उठाए, पानी को अभी आप रखे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर, नहीं, तो 25 डिग्री पानी जो है, अभी स्वेटर कुछ नहीं पहना है, नहीं, जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहना है, टोपी भी कुछ नहीं पहना है, एकदम फ्रीली घूम रहा था, नहीं, ताले आप उठाए उसको बिना बताए, लड़ाई घुमाने ले जा रहे हैं, आप ले गए और उसको एक बार ठंडा प्रदेश में डाल दिया, लेके उसको बंद कर दिए। बस में अब क्या हुआ, ले स्वेटर जैकेट उकेट कुछ मफलर उफलर पहना नहीं, और एक बार ओला गिरने लगा, पूरा ठंडा पड़ने लगा, नहीं, तो कौन क्या था, जो कौन था वो कुछ नजदीक आया, कुछ इधर भागा, कुछ इधर भागा, नहीं, और जो जहां भागा ठंडी कारण वही मर गया, नहीं मर गया। तो क्या जल के कणों को अरेंज होने के लिए आप उनको एप्रोप्रिएट समय दिए? नहीं। क्या उनको एप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिए? नहीं दिए भाई, आप एप्रोप्रिएट समय नहीं दिए, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं दिए, आप एकाएक हाई कूलिंग में उसको डाल दिए। तो क्या कणों को अरेंज होने का मौका मिला? नहीं मौका मिला। आपको जब ठंडी पड़ता है तो आपका ठंडी कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे बढ़ता है, नहीं, तो आप धीरे धीरे पहले हाफ स्वेटर पहनते हैं, नहीं, पहले इनर पहनते हैं, फिर उसके बाद हाफ स्वेटर पहनना शुरू करते हैं, फिर फुल स्वेटर, फिर जैकेट, नहीं, तो अब टोपी उपी मफलर उफलर, नहीं होता है। देख रहे हैं, देखिए इनको ठंडा भी नहीं लग रहा है, क्लास के हीरो हैं ही नहीं, तो ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को एडॉप्ट करते हैं। सेम यही कहानी उनके साथ भी होती है। तो अगर आपको कोई भी सॉलिड स्ट्रॉन्ग बनाना है, नहीं, तो कणों को अरेंज करने का पूरा पूरा मौका देना पड़ेगा, पूरा पूरा समय देना पड़ेगा, और उनको एप्रोप्रिएट अमाउंट में आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं? देखो, कार्बन कहीं तुम बात करते हो तो कार्बन से ही बना है डायमंड, कार्बन से ही बना है ग्रेफाइट, नहीं, कार्बन से ही बना है बकमिस्टर फ्लोरीन, कार्बन से ही बना है कोयला, नहीं बना है क्या? बना है, कार्बने से बना है भाई, सब कार्बने से बना है। तो एगो हीरा कैसे हो गया? नहीं, एगो ग्रेफाइट काला कैसे हो गया? नहीं, कोयला जो है वो और बेकार हो गया, नहीं हो गया। तो ऐसा कैसे हो गया? सब तो कार्बन से ही बने हैं। बात समझ में आ रहा है? फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, सजावट। हीरा में कौनो कार्बन का सजावट एकदम परफेक्ट होता है, हीरा में कार्बन का सजावट परफेक्ट होता है, चतुष्फलकीय, हर एक स्ट्रक्चर कार्बन में, हर एक कार्बन चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, हर एक कार्बन चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। क्या सजावट है? नहीं, ध्यान रखना है कि हर एक जगह सजावट एकदम परफेक्ट बनाया गया। तो इतना समय दिया गया उसको, इतना अच्छा सफिशिएंट, जितना टेम्परेचर उसको चाहिए, नहीं, उतना टेम्परेचर उसको दिया गया, जितना हीट चाहिए उतना हीट दिया गया, जितना कूलिंग चाहिए उतना कूलिंग दिया गया, नहीं, बस समझ आ रहा है? थोड़ा सा हीट दिया गया, अच्छा हीट ज्यादा हो गया, ठंडा कर दिया गया, नहीं, तो इतना अच्छा उसको टेम्परेचर दिया गया और इतना समय उसको दिया गया कि कार्बन के कण
टेट्राहेड्रल में सस्ते चले गए, सब कार्बन, यानी मान लो अगर 100 कार्बन है एक हीरे में, छोटे से हीरे में, तो 100 का 100 चतुष्फलकीय है, जबकि ऐसा नहीं होता है। 100% कोई परफेक्ट होता है? नहीं होता है। कोई सॉलिड, आप पढ़िएगा, सॉलिड पढ़ना है हम लोग क्लास 12th में, नो सॉलिड इज परफेक्ट सॉलिड, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हीरा में वो हीरा हो गया क्योंकि वो पूरा अपने ऊपर समय दिया, कणों को ढंग से अरेंज किया, नहीं तो हीरा का डेंसिटी ज्यादा, हीरा भारी ज्यादा, नहीं, और हीरा जो है चमकदार होता है, नहीं। सेम ग्रेफाइट में आइए, सीट लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ग्रेफाइट में क्या होता है? सीट लाइक स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर गबड़ा गया। ग्रेफाइट में एक कार्बन मात्र 3 बॉन्ड बनाता है, नहीं 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, 1 बॉन्ड कम बनाने लगा, तो हीरा के रेस्पेक्ट में ग्रेफाइट क्या हो गया? कमजोर हो गया। नहीं, कोयला में आ जाइए, कोयला का कोनो गारंटी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं है भाई। कोनो कोयला स्क्वायर के रूप में दिखाई देगा, कोनो कोयला गोले दिखाई देगा, कोनो टेढ़ा मेरा उल्टा सीधा दिखाई देगा। क्या किसी कोयले का आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं डिफाइन कर सकते हैं भाई, नहीं। तो जब स्ट्रक्चर आपका डिफाइन नहीं है, यानी कि आप जैसे मन अरेंज हुआ, जैसे मन तैसे बन गए, बस में आ रहा है। कोयला में ही ना हीरा मिलता है, तो ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम लोगों का कोई पूछता है कि बर्फ जो है इसका डेंसिटी पानी से कम क्यों हो जाता है, नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बर्फ का निर्माण बहुत लो टेम्परेचर पर एकाएक किया जाता है, यानी कि हम लोग जल के अणुओं को अरेंज होने का, सजने का, सही तरीके से ठोस में बदलने का पूरा समय नहीं देते हैं। उसको जितना कूलिंग चाहिए, धीरे धीरे कूलिंग चाहिए था, हम उसको धीरे धीरे कूलिंग नहीं सप्लाई करते हैं, हम एकाएक उसको हाई कूलिंग सप्लाई कर देते हैं। इसलिए जल के कणों को सही तरीके से अरेंज होने का, सजने का, ठोस में बदलने का सही समय नहीं मिल पाता है, इसलिए वो जैसे तैसे अरेंज हो जाते हैं, इसलिए खोखला बन जाते हैं। और अगर खोखला रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से क्या होगा? कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, इसमें दिक्कत है, ध्यान रखना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आओ। हम लोगों को लिखा हुआ है कि वाई इज द डेंसिटी ऑफ आइस लोअर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। आइस का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम क्यों होता है? तो इसको आप लिख के लाएंगे, हम समझा दिए ना आपको, तो इसको आपको लिख के लाना है, ठीक है। अब यहां से स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो बुक में हम लोग का बनाया रहता है वो कुछ इस तरह से बनाया रहता है, ध्यान रखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो होता है उसको केज लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केज लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि देखो जल के कण आपस में जुड़े हैं, यहां पर देख रहे हो, ये एक जल का कण है H2O, ये दूसरा जल का कण है H2O, ये तीसरा जल का कण है H2O, है कि नहीं, ये चौथा जल का कण है H2O, और सबके बीच में क्या बना है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर कण हम लोग के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, लेकिन देखो तो ये इनके बीच का ये जो स्पेस हुआ, ये क्या हो गया? वैकेंट स्पेस। ये हो गया आपका वैकेंट स्पेस, यानी कि खाली जगह हो गया, नहीं। तो इसी कारण से बर्फ जो होता है वो ऐसे चारों तरफ से उसके वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और बीच में से वो खोखला रहता है। बीच में क्या रहता है? खोखला रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं, बर्फ के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर, केज मतलब पिंजरा, नहीं। कैसे होता है? पिंजरा बाहर से ढका होता है और अंदर खोखला होता है, अंदर में खाली रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का बर्फ का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना है, जिसमें खोखलापन पाया जाता है। यानी एक बर्फ का कण लिया आप, 4 गो पानी का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा, नहीं, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरह से बनाया आपस में कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बीच में क्या रह गया? खोखलापन रह गया, जिसके कारण से बर्फ का डेंसिटी क्या हो गया? कम हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग उसको ढंग से लिख के लाएंगे, बस में आ रहा है ना? ढंग से लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग कि बर्फ का डेंसिटी क्यों कम होता है? क्योंकि जल के कणों को जितना समय चाहिए सजने के लिए, नहीं, उतना समय हम नहीं देते हैं। उनको धीरे धीरे कूल करना चाहिए, वो धीरे धीरे कूलिंग हम नहीं सप्लाई करते हैं, एकाएक कूलिंग सप्लाई करते हैं, जिसके कारण से, नहीं, जब जल के कण आपस में सटते हैं, नहीं, तो वो खोखलापन स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। बस में आ रहा है? खोखलापन स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, ठीक है। इस कारण से इसका डेंसिटी जल के डेंसिटी से क्या होता है? कम हो जाता है। ये ध्यान रहेगा। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट हम लोग को देखा जाए तो यहां से बोला गया कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 4। ये भी हम लोग का बुक में लिखा रहता है, बस को याद कर लेना है। नहीं, हम लोग को देखा जाए तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। देख लो यहां पर आपका पार्शियल निगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है? 1 2
3 और 1 4। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? इन सब पे पार्शियल निगेटिव आप कर सकते हैं। बोलो दिक्कत है? तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है हम लोग का, तो ध्यान बस रखना है कि जल का एक अणु कितने अणु से जुड़ा रहता है? जल कितने अणु से? 4। बस ध्यान रखिएगा। चलिए बोलिए। हाँ पार्शियल निगेटिव दे सकते हैं डबल, क्या दिक्कत है? दे दीजिए। बिल्कुल, हम लोग हाई डेंसिटी बर्फ बना सकते हैं। हाई डेंसिटी हम लोग बर्फ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं? बस मेरा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अरेंज होने के लिए अगर आप पूरा समय देते हैं, नहीं तो उस केस में हाई डेंसिटी आइस का फॉर्मेशन किया जा सकता है। बस मेरा है, और वो आइस जो होंगे वो आपके पानी के अंदर चले जाएंगे। बस मेरा है, लेकिन कंडीशन यही है कि उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और सफिशिएंट टाइम आपको देना पड़ेगा, तब जाके वाटर मॉलिक्यूल अरेंज सही तरीके से होंगे। बस मेरा है, यहाँ पे हम लोग का कूलिंग फास्ट होता है, इसलिए मॉलिक्यूल एक नजदीक आए और वहीं पे जकड़ गए। बस मेरा है, तो वो केज लाइक स्ट्रक्चर बना लिए। बस मेरा है, अगर आप पूरा समय देते तो हो सकता था कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल नीचे से भी जुड़ते, कुछ मॉलिक्यूल आके और बगल आके सटते और उनके बीच का दूरी एकदम कम हो जाता। क्योंकि आप जब ठंडा करते हो तो क्या होता है? ठंडा करते हैं तो हम लोग फैलते हैं कि सिकुड़ते हैं? सिकुड़ते हैं। नहीं तो उनको सिकुड़ना चाहिए, तो सिकुड़ने की जगह क्या हो गए? फैल गए। बस मेरा है, वो फैल गए। आपको पता होना चाहिए, जैसे ठंडे प्रदेशों में, ठंडा प्रदेश जो होता है वहां जब बहुत ज्यादा ठंडी होने लगता है, नहीं तो जो नली क्या कहते हैं, पाइपलाइन, जो पानी वाला पाइपलाइन है वो फट जाता है। नहीं तो पानी वाला पाइपलाइन काहे फट जाता है भाई? नहीं, क्योंकि जैसे ही पानी बर्फ में बदलता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। बस मेरा है, उसका आयतन जो है उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। नहीं तो आयतन बढ़ेगा तो पाइप को क्या करेगा? फाड़ देगा, तो पाइप आपका फट जाता है। बस मेरा है ना? नहीं तो अगर आपका वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि आप तो फॉर्मूला पढ़ते हो ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। आइस का जो वॉल्यूम होता है, जैसे कोई भी चीज को आप सॉलिड बनाते हो तो दिमाग में क्या आता है? सॉलिड बन रहा है। अच्छा सॉलिड बनेगा ना तो सर यानी कि कण नजदीक आएंगे, तो जब कण नजदीक आएंगे तो आयतन घटना चाहिए ना भाई। नहीं तो आयतन घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। आइस का आयतन जो होता है, बर्फ का आयतन जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। और जल का आयतन क्या होता है? कम होता है। आप एक गिलास पानी ले लीजिए, नहीं आप नॉर्मल एग्जांपल जैसे आधा गिलास पानी ले लीजिए, आप मार्क कर लीजिए, नहीं उसको मार्क कर लीजिए, आप मार्क करके उसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखिएगा और जब बर्फ बन जाए तो निकाल देखिए, नहीं जितना होगा ना उससे ऊपर बढ़ जाएगा। नहीं अब गिलास को, स्टील का गिलास था उसको तोड़ नहीं पा रहा था, नहीं उसको भी तोड़ देता वो। बस में इसलिए कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो आपका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसमें दिक्कत है? आए? अच्छा उल्टा बनाया हुआ है, बनाते समय ध्यान नहीं दिया गया है, इसको चेंज कर लीजिए। यहां पर बस केयर कर लीजिए, एच का लगा दीजिए, HOH, और इस पर पार्शियल पोस्ट लगाइए, और फिर यहां पे भी लगा दीजिए HOH, और इस पर पार्शियल पोस्ट लगा लीजिए। बिल्कुल सही है। नहीं तो यहां से हम लोग का पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, और यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, ये हम लोग का होगा। ठीक है, इतना में दिक्कत है? चलो फिर हम लोग देखें अगर, तो आइस के बारे में लिखा रहता है, अगर आप पढ़िएगा, नहीं तो हम लोग को बताया रहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग का आइस बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग का बर्फ बनता है। नहीं अब 0 डिग्री सेल्सियस से आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, नहीं तो अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। नहीं यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग का बना हुआ है ये सब, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होंगे? नजदीक आएंगे। ध्यान रखना है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या आएंगे? नजदीक आएंगे। ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख रहा है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा और आपका जो पानी होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। नहीं अब ये मॉलिक्यूल जब नजदीक आएंगे, सोचो ये मॉलिक्यूल जब नजदीक आएंगे तो नजदीक आने से इनका डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। डेंसिटी क्यों इंक्रीज किया? हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से मॉलिक्यूल नजदीक आ गए, तो मॉलिक्यूल नजदीक आने से वॉल्यूम घट गया,
वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ये टूटता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में तो इसका पोजीशन फिक्स है। सॉलिड स्टेट में, सॉलिड अवस्था में कोई भी चीज होता है तो उस समय क्या कणों, अपना कण जो है, कण इधर उधर घूमते हैं क्या? नहीं, उनका स्थान क्या होता है? फिक्स होता है। तो इनका स्थान फिक्स है, इनका स्थान फिक्स है, इनका स्थान फिक्स है, इनका स्थान फिक्स है। लेकिन आप हीट सप्लाई किए तो ये बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? नजदीक आएंगे। बात समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल क्या होंगे? नजदीक आएंगे। जब मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो उस समय डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जब नजदीक आएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। जब वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो, फिर आप टेम्परेचर को इंक्रीज किए, नहीं, अब वाटर कहां पे आ गया? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जैसे ही आपका वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, नहीं, यहां पर डेंसिटी क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम। नहीं, तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना है। नहीं, किस टेम्परेचर पर वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है? तो ध्यान रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, क्योंकि आप टेम्परेचर को बढ़ाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो वाटर के मॉलिक्यूल नजदीक आने लगे, नहीं, वाटर का मॉलिक्यूल नजदीक आने लगे, ठीक है। फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पर लगभग सभी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर सभी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो उस समय सभी मॉलिक्यूल एकाएक बहुत नजदीक आ जाएंगे। नहीं, तो जब एकाएक बहुत सारे मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे तो निश्चित है कि उस केस में उसका डेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर सभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटते हैं, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर मॉलिक्यूल के लगभग सभी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। तो जब सभी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल एकाएक बहुत नजदीक आ जाएंगे। तो बहुत नजदीक आएंगे तो उस केस में उनका वॉल्यूम एकाएक बहुत तेजी से घटता है। जब वॉल्यूम तेजी से घटेगा तो डेंसिटी भी तेजी से बढ़ेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, वाटर मॉलिक्यूल नजदीक आ गया, वाटर मॉलिक्यूल नजदीक आया तो वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ गया। चलो, अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूट चुका है, अब तुम क्या कर रहे हो? फिर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। नहीं, अब तुम क्या कर रहे हो? फिर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर अब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से अब तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल नजदीक आए थे, अब टेम्परेचर बढ़ाने से वो फैलने लगेंगे। नहीं, तो जब फैलेंगे तो उनका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। उनका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं, तो अब देख लो, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब वाटर का डेंसिटी बढ़ने लगेगा। वाटर का डेंसिटी क्या, सॉरी, वाटर का डेंसिटी जो है घटेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अब बढ़ रहा है। बस में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम आपका बढ़ता जाएगा तो निश्चित रूप से यहां पर डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा, डेंसिटी आपका घटता जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, अब यहां पर हम लोग को लगभग एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, नहीं, आप 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, नहीं, और कहां तक पहुंचे? 25 से 30 तक। तो 25 से 30 तक जब तक रहिएगा, 25 से 30 तक जब तक रहिएगा तो इसका डेंसिटी घटता गया, घटता गया, घटता गया, घटता गया। नहीं, तो अब दिमाग में अच्छा, डेंसिटी तो घटता गया सर, तो अब जो हम बर्फ लेंगे, नहीं, उस बर्फ को अगर पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा। नहीं, तो अभी नहीं डूबेगा। ध्यान रखना है, कितने टेम्परेचर तक? 25 से 30 तक, यानी वाटर का डेंसिटी यहां पे घट रहा है, वाटर का डेंसिटी यहां पे घट रहा है, लेकिन इतना नहीं घट गया कि उसका डेंसिटी बर्फ के डेंसिटी से कम हो जाए। बस में आ रहा है, कहां तक? 25 से 30। हाँ, अब अगर इससे आप बढ़ाइएगा, नहीं, इससे अगर आप बढ़ाइएगा तो अब इसका डेंसिटी बहुत तेजी से घटने लगेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से 30 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप टेम्परेचर देते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो अब इसका डेंसिटी यानी इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा तो इसका डेंसिटी बहुत घट जाएगा। जब डेंसिटी बहुत घट जाएगा तो अब उसमें बर्फ डालिएगा तो बर्फ क्या होगा? डूब जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो हमको क्या ध्यान रखना है? पहला बात कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनता है। हम जब हीट करते हैं तो हीट करने पर हमारा जो हीट है वो खर्च होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका टूटता गया, नहीं, पानी के मॉलिक्यूल नजदीक आते गए, वॉल्यूम कम हो गया, जिसके कारण से डेंसिटी बढ़ गया, ठीक है।
फिर हम टेम्परेचर को और बढ़ाए, जब टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस पर लाया गया तो दिखाया कि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए और वाटर के मॉलिक्यूल वहां पर मैक्सिमम नजदीक आ गए। तो वाटर के मॉलिक्यूल जब मैक्सिमम नजदीक आएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर चेक किया गया तो उस समय डेंसिटी क्या था, मैक्सिमम था। ठीक है, तो अब तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। अब अगर आप टेम्परेचर दीजिएगा बाबू, तो अब वो टेम्परेचर क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल को नजदीक लाएगा कि फैलाएगा, फैलाएगा। वो पानी के मॉलिक्यूल फैलाने लगा, तो पानी के मॉलिक्यूल जब फैलने लगे तो उस केस में वाटर का वॉल्यूम बढ़ने लगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी अब क्या होगा, घटेगा। नहीं, अब ये डेंसिटी घटता है नहीं, तो देखा गया 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक, ऐसा चेक किया गया कि 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो उस समय तक बर्फ पानी में नहीं डूबता है। लेकिन जैसे ही हम इससे ज्यादा टेम्परेचर देंगे, अब पानी का आयतन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और पानी का आयतन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा नहीं तो डेंसिटी क्या होगा, बहुत तेजी से घट जाएगा। ध्यान रखना है। तो उस केस में आपका जो बर्फ होगा वो पानी में डूबने लगेगा। ओवरऑल बात समझ में आया? चलो, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला हम लोग को दिया हुआ है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको आप हिंदी में कहते हो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है भाई, लिख रहा है यदि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण एक ही अणु के अलग अलग ग्रुप के बीच हो तो वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, समझा जाए। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये हम लोग का हो गया बेंजीन रिंग, यहां पर आपका आ गया OH, नहीं ये हो गया फिनॉल, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब ऑर्थो, तो जैसे ही O का मतलब होता है ऑर्थो, तो ऑर्थो का मतलब 1 2 पोजीशन, तो ये हो गया अगर 1 पोजीशन तो ये होगा 2 पोजीशन, तो 1 2 पोजीशन, या इसको आप बोल सकते हो 1 2 पोजीशन। तो या तो यहां पर आप नाइट्रो ग्रुप को लगाओ या यहां पर नाइट्रो ग्रुप को लगाओ, ध्यान रखना है। तो ऑर्थो का मतलब होता है 1 2 पोजीशन, ध्यान रखना है। नाइट्रो का मतलब NO2, और फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन पर OH अगर रहे तो क्या कहते हैं, फिनॉल। इस कंपाउंड का नाम है फिनॉल। अब हम यहां पर लगा रहे हैं, देख लो बाबू, नाइट्रो ग्रुप N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, नहीं यहाँ पे माइनस था और इस पे क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आपका नाइट्रो ग्रुप है, ध्यान रखना है। अब आप देखोगे तो ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। चलो, इस पर क्या आएगा, ये मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियल नेगेटिव। नहीं, अब देखो तो इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक ही मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल के 2 ग्रुप हैं, OH और एक NO2, इनके बीच में यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के 2 अलग अलग ग्रुपों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, नहीं तो एक मॉलिक्यूल के 2 अलग अलग ग्रुपों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगे तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कहलाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये आपका कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। चलो, जैसे हम लोग मान लो इसी का लेते हम लोग का पारानाइट्रोफिनॉल, पारानाइट्रोफिनॉल समझो। अब अगर आप पारानाइट्रोफिनॉल लेते हो तो पारानाइट्रोफिनॉल आपका कुछ इस तरह से होगा। पारा का मतलब क्या होता है, 1 4 पोजीशन, नहीं तो यहां पे आप OH लगा दिए और इससे चौथा पोजीशन, तो 1 2 3 4, ये हो गया चौथा पोजीशन। और यहां पे तो आपका NO2 लगा हुआ है, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, N पर प्लस, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर पारानाइट्रोफिनॉल है तो देखो तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो क्या इनके और इनके बीच में अब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्या नहीं लगेगा, दूरी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो यहां पर कोई पूछे कि भाई पारानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को ध्यान से देखो, इसमें भी बेंजीन है, इसमें भी बेंजीन है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी NO2 ग्रुप है, इसमें भी NO2 ग्रुप है कि नहीं। फॉर्मूला दोनों का सेम है कि अलग अलग, सेम है भाई, इसमें भी बेंजीन, इसमें भी बेंजीन, इसमें भी OH, इसमें भी OH, इसमें भी NO2, इसमें भी NO2, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस अंतर क्या है, पोजीशन का। नहीं, यहां पर OH जहां लगा है वहीं पर OH यहां लगा है, लेकिन NO2 यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे है और यहां पे NO2 कहां है, पारा पोजीशन पे। तो पोजीशन चेंज हो गया तो इनका प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन यहां पर क्या OH और NO2 के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा,
नहीं बनेगा, यहाँ पे बहुत नजदीक चले आते हैं इसलिए सब बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल लिख दें, पारा नाइट्रोफिनॉल का एक और मॉलिक्यूल लिख दें, यहां पर पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां पे हम लिख दें O, और यहां पर लिख दें H, और यहां पे आपको NO2 लिख दें, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस N पे प्लस लिख दिए। नहीं तो अब देखो तो इस पर भी पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अगर ये दो मॉलिक्यूल आपस नजदीक आते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कहलाएगा। बोलो दिक्कत है? कह सकते हैं कि नहीं? तो कोई पूछता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या बनाएगा, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में OH और NO2 के बीच में दूरी बहुत कम होता है, दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए ये बनाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि पारानाइट्रोफिनॉल जो है वो अपने ही ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, यानी कि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन क्या ये दूसरे पारानाइट्रोफिनॉल के साथ कोई आकर्षण दिखा सकता है? तो हाँ दिखा सकता है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। चलो यहां पर अगर ध्यान दिया जाए एक बात, जैसे आप यहां पे बना रहे हो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देख लो ध्यान से, ये है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मान लेते हैं। मेटा पोजीशन पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है? जब ऑर्थो पे होगा तो ही इफेक्ट काम करता है। चलो तो ये तुम्हारा क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। चलो हम यहां से एक और ले लिए ऐसा ही ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ध्यान से देखो भाई, यहां से हम ले लिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक और OH, और यहां पे आपका N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस N पर प्लस, यहां पे आपका पार्शियल निगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन दिखाया जा रहा है, ठीक है? अब तुम ध्यान से देखो तो ये भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, देख रहे हो? ये क्या किया है? अपने ही ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, अपने ही ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया और सिकुड़ गया। नहीं, ये अपने ही ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया और नजदीक आ गया, क्योंकि आकर्षण के कारण क्या होता है? मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं, होगा ना? अच्छा, क्या ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। नहीं, तो हम यहां लिख रहे हैं नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है? नहीं, यहां से मान लो कि आप एक बर्तन लिए थे, यहां से अगर देखा जाए तो मान लो कि हम लोग एक बर्तन लिए थे, नहीं, इस बर्तन में आप 2 गो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल रखे थे, ठीक है? बर्तन में क्या रखे थे आप? 2 ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल रखे थे। तो इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से कोनो मतलब है? कोनो मतलब नहीं है, ये अपने में ही बिजी है, सब अपने में ही आकर्षित है, नहीं, ध्यान रखना है। तो ये कौन सा फैमिली आपको लग रहा है? ये आपको कौन सा फैमिली लग रहा है? टाउन का फैमिली। नहीं, टाउन के जो लोग होते हैं वो अपने ही फैमिली में आकर्षित रहते हैं, अपने ही फैमिली में आकर्षित रहते हैं, बगल वाले से कोनो मतलब नहीं रहता है। बस में आ रहा है? तो यहां पर टाउन का फैमिली है, ठीक है? चलिए अब अभी आप थोड़ा देर पहले बना रहे थे पारानाइट्रोफिनॉल, देखिए यहां पर, तो अभी आप बना रहे थे यहां पर OH, पारानाइट्रोफिनॉल का फोटो कुछ ऐसा था, ध्यान से देखिए, ये बेंजीन था और यहां पर आपका NO2 था कि नहीं था? इस पर पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहां देखिए ये रखा गया, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं है? है। नहीं, तो आप यहां पर ध्यान देखिएगा, यहां पर एक आप बर्तन लिए, जिस बर्तन में हम लोग क्या लिए? 2 गो पारानाइट्रोफिनॉल लिए। अब इस पारानाइट्रोफिनॉल में देखिए तो इनको अपने ग्रुप से मतलब नहीं है लेकिन इसको इससे मतलब है, नहीं, तो ये कहां का फैमिली है? गांव का फैमिली है। गांव के लोगों को अपने घर से कम मतलब रहता है और दूसरे घर से मतलब बहुत रहता है, देख रहे हैं?
तो ये क्या है, इनसे आकर्षित है, ध्यान रखना, इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा है हमेशा। तो यहां पर इनके बीच में आकर्षण बल है कि नहीं है समझिए। तो आप देखिएगा कि यहां पर देखा जाए तो यहां पर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और ये लोग क्या बनाते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, बस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है भाई, नहीं है खाली पोजीशन का डिफरेंस है, पोजीशन चेंज कर दिए, नहीं तो ये बना लिया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और ये बना लिया इंट्रा। ठीक है, अब सोचो, इसको हीट किया गया, इसको हीट किया गया, नहीं, और इसको भी हीट किया गया, दोनों को बराबर टेम्परेचर दिया गया। ठीक है, दोनों को बराबर टेम्परेचर दिया गया, यहां पर भी दूगो है, यहां पर भी दूगो है, इसका जैसा मास होगा इसका भी सेम वैसा ही मास होगा, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला अलग अलग सेम है, फॉर्मूला सेम है भाई, स्ट्रक्चर अलग अलग है। नहीं, अब दोनों को बराबर आप हीट दिए, इसको भी उतना ही हीट दिए, इसको भी उतना ही हीट दिए, नहीं तो बताइए इन लोगों को अलग करना आसान है कि इनको अलग करना आसान है? ऊपर वाले को अलग करना आसान है। नहीं, हीट करने का मतलब मान लीजिए आपको टाउन में किसी व्यक्ति को पीटना है, नहीं तो बहुत इजी है, क्योंकि एक आदमी पिटा रहा है ना, तो उसे दूसरा आदमी को कोनो मतलब नहीं है, अरे पिटा रहा है, नहीं साइड हटो, बस मेरा है, वो तुरंत साइड हो जाएगा, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन आप किसी के गांव में जाइए या गांव में जाए किसी फलाना आदमी को पकड़ लीजिए और पकड़ सोचे कि उसको हम पीट देंगे, पॉसिबल है? पूरा लोगे जीत जाएगा, रुकिए रुकिए कहाँ के आदमी हो भाई, कैसे कैसे, अरे छोड़ो छोड़ी पहले, बस मेरा है, तुरंत कितने आदमी जुट जाएंगे। तो कहने का सेंस ये है कि यहां पर इनको अलग करना बड़ा मुश्किल है, नहीं, लेकिन इनको यहां पे अलग करना आसान है। नहीं तो बोला जाता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल दोनों का मास सेम होता है, नहीं दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है, फिर भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कम होता है और इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ध्यान रखना है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो यहां से कॉन्सेप्ट आया, क्या कॉन्सेप्ट आया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, नहीं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के, और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ही ज्यादा बनाइएगा, नहीं आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, यानी कोई भी आपको उड़ा ले जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यानी अपने में आकर्षित हैं आप, नहीं समाज से आपको कोई मतलब नहीं है, तो उस केस में आप यानी कि इंट्रा हैं, बस में आ रहा है। और अगर कुछ लोगों को समाज बना कर रखे हैं, 10 गो 20 गो तनी दोस्त समाज बना कर रखे हैं, ये कभी जरूरत पड़ गया, नहीं तो वो लोग साथ दे दे, नहीं तो इसका मतलब क्या है, इंटर है, तो उस केस में आपको उतना आसान नहीं है आपको हटा देना, आपको समाज से उड़ा देना। बस समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इंट्रा बनाइएगा तो देखिए बहुत जल्दी आपको अलग किया जा सकता है। हाँ बोलिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप अकेले अकेले पूछिएगा तब ये मोर स्टेबल हो जाएगा, और ग्रुप्स में पूछिएगा तब ये मोर स्टेबल होगा, नहीं पहला बात। लेकिन जब भी स्टेबिलिटी की बात होती है तो स्टेबिलिटी ग्रुप की ही बात होती है, अकेले बात नहीं होती है। तो ग्रुप में जब भी पूछे, ऐसे ही सिंपली पूछे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल में ज्यादा अस्थायी कौन, पारानाइट्रोफिनॉल ज्यादा अस्थायी होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कम अस्थायी होता है। नहीं, क्योंकि अकेले अकेले जल्दी नहीं पूछता है, अगर अकेले अकेले पूछेगा तब ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, लेकिन अकेले अकेले नहीं पूछता है, जब भी पूछता है ग्रुप्स में ही पूछता है। नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो अकेले नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप में ही एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो ये सब समझ रहे हैं आप। यहां लिखा हुआ है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था पारानाइट्रोफिनॉल में किसका क्वथनांक ज्यादा होता है, कारण बताएं। कारण समझ गए? लिख लीजिएगा। हाँ हो गया है, खत्म हो गया है। दो और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल दिए रहते हैं, नहीं एक आपका दिया जाता है सैलिसिलडिहाइड में और एक सैलिसाइलिक एसिड में, बस फिगर हमको बनाना है, आप देख लीजिए बस। ये हो गया आपका, हम जिसको बोल रहे हैं सैलिसिलडिहाइड, ध्यान रखिएगा। तो सैलिसिलडिहाइड का मतलब हुआ C डबल बॉन्ड O और H, नहीं और यहां पर OH, ये आपका होता है, ध्यान रखना है। सैलिसिलडिहाइड आपका यही होता है, ध्यान रखना है। तो यहां पर भी आप देखिएगा तो इनके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, इनके बीच भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक तो हम लोग दिखा देते हैं इस तरह से, ज्यादा थोड़ा ऐसे बना ले, 1 मिनट, इसको हम लोग ऐसे बनाए OH
और यहाँ से बना दे C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H। चलो, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है इसको सेलिसल्डिहाइड कहते हैं, या इसका आईयूपीएसी नेम हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे आईयूपीएसी नेम? ये अल्डिहाइड है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही है आपका 1 2, तो हम क्या बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी। इसको सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है इसका? हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी, इसको बोलेंगे बेंजीन, इसको बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ये हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। तो आपको यहां से ध्यान रखना है, इसी का ये आईयूपीएसी नेम हो गया, और ये क्या हो गया? कॉमन नेम सैलिसल्डिहाइड। सेम एज सैलिसाइलिक एसिड भी होता है, ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस अल्डिहाइड के जगह पर क्या आ जाएगा? COH ग्रुप। देख लो यहां पर आपका फिनॉल हो गया, और यहां पे देख लो C डबल बॉन्ड O और H, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में अट्रैक्शन। तो यहां भी जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड है? इंट्रा, नहीं ये कौन सा है? इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम शॉर्ट फॉर्म में खाली इंट्रा लिख रहे हैं, बाकी अपना लिख लीजिएगा। नहीं, यहां भी जो आपका बना वो कौन सा बना? इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो ये भी 2 एग्जाम्पल हैं जो आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ देता है कि भाई निम्नलिखित में से किस अणु में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो बता नहीं दीजिएगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेस्ट एग्जांपल है, सैलिसल्डिहाइड एग्जांपल है, सैलिसाइलिक एसिड एग्जांपल है, बता सकते हैं कि नहीं? दिक्कत है? क्या चीज का स्टेबिलिटी कौन दोनों में? सैलिसाइलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड और सैलिसाइलिक एसिड में ये आपका मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा होता है। ये H हटेगा ना तो यहाँ O माइनस आएगा, तो इसके भी रेजोनेंस होगा और इसमें भी रेजोनेंस होगा। नहीं, ध्यान रखना है। तो हम लोग को यहाँ से ध्यान रखना है कि आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया, केमिकल बॉन्डिंग जो है आपका खत्म हो गया। ये लास्ट टॉपिक था हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। अब आपको ऑक्सीडेशन का नोट्स मिल गया है ना, ठीक है। तो हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग का एक टेस्ट लिया जाए, मन है ना आप लोग का? तो केमिकल बॉन्डिंग का एक टेस्ट लिया जाए, आप लोग सारी रिवीजन कर लीजिए। अभी नहीं, हम लोग फ्राइडे को टेस्ट लें इसका, आपको टाइम मिल जाएगा। आज कौन सा दिन है? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, या तो फ्राइडे या सैटरडे। सैटरडे का? सैटरडे सर ना, तो उससे भी तन लेट है, तो कोई डेट बताइए। चलिए ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।